हाशिम ज़हनी तौर पर बुरी तरह उलझा हुआ था। आमना ने उसे यकीन दिलाया था कि वो अपनी छीनी हुई कुव्वत और इख्तियारात चंद घंटों में हासिल कर लेगा। वो बहन की जबान पर भरोसा करता था, लेकिन ये समझने से कासिर था कि सब कुछ लुट जाने के बाद वो फिर एक बार कैसे बेताज बादशाह बन सकेगा। 1 घंटे के अंदर ही उसकी उलझन कुछ कम होने लगी। उसके फोन से बजर की आवाज उभरी। उसने उसे ऑन करके कान से लगाया, फिर पूछा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज सुनाई थी, जैसे कोई बेरहम कसाई बोल रहा हो। उसने कहा, मिस्टर हाशिम से बात करना चाहता हूँ। वो बोला, मैं हाशिम बोल रहा हूँ। आवाज आई, मैं पहचान के लिए पूछ रहा हूँ, अपनी बहन का नाम बताओ। हाशिम ने कहा, लेडी सर्जन आमना खातून। वो आदमी बोला, मुझे बेरहम कसाई कहते हैं। मुझे याद नहीं है कि मैंने 20 बरसों में कितने कत्ल किए हैं। मैं कभी किसी को दोस्त भी बनाता हूँ तो थोड़े से फायदे के लिए उसे भी कत्ल कर देता हूँ। इतनी बेरहमी के बावजूद मैं ऑनरेबल सर्जन आमना का गुलाम हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए कल शाम लाहौर पहुंच जाऊं। मेरे साथ 6 कुत्ते होंगे। वो बज़ाहिर इंसान हैं, मगर मेरे पालतू कुत्ते हैं। मुझसे पहले मेरे शिकार पर लपक कर उसकी बोटी बोटी कर देते हैं। आप बताएं, हमारी मुलाकात कहाँ होगी? हाशिम ने कहा, मैं कल दोपहर तक लंदन से लाहौर पहुंचूंगा। एयरपोर्ट पर शाम 5 बजे तक रहूंगा। ये बताओ, हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? वो बोला, तुम्हारी तस्वीर मेरे पास है। मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम डेनिस हॉक होगा। बाकी बातें मुलाकात होने पर होंगी। फोन बंद हो गया। तब हाशिम को याद आया कि पूरी दुनिया में आलमी सतह के ऐसे खतरनाक मुजरिम जो इंटरपोल के हाथ भी नहीं लगते, वो लेडी सर्जन आमना के अकीदतमंद हैं। थोड़ी देर के बाद फिर फोन पर एक अजनबी से राब्ता हुआ। उसने कहा, मुझे यूके की हुकूमत ने सर का खिताब दिया है। मैं सर जॉर्ज एडिसन कहलाता हूँ। दुनिया के चंद बड़े सरमायादारों में मेरा शुमार होता है। ऑनरेबल लेडी सर्जन आमना खातून ने मुझसे कहा है कि पहली किस्त के तौर पर मैं आपकी खिदमत में 80 लाख पाउंड पेश करूं। पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन अरबों में बनते होंगे। आप इस रकम से जदीद हथियार, कम्युनिकेशन के आलात और बेशुमार गाड़ियां खरीदें। चूंकि ये सब काला धन है, लिहाजा आप बताएं ये रकमें आपके पास कहां पहुंचाई जाती रहें। हाशिम ने उसे एक खुफिया जगह का पता बताकर कहा, ठीक 12 बजे मैं वहां रकम वसूल करने आऊंगा। तीसरे फोन करने वाले ने कहा, ऑनरेबल लेडी सर्जन आमना खातून के हुक्म से 30 अदद गोरीले फाइटर परसों लाहौर पहुंच रहे हैं। चौथे फोन के जरिए कहा गया कि 6 अदद ऐसे प्लान मेकर भेजे जा रहे हैं जो जराइम की दुनिया के एक एक मुजरिम की हिस्ट्री शीट से वाकिफ हैं और उन सब के लाइन ऑफ एक्शन को अच्छी तरह समझते हैं। हाशिम का सर चकरा रहा था। उसने फोन पर आमना से कहा, बाजी, मैं समझता था कि आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मगर मैं गॉड फादर कहलाने वाला तो आपके सामने एक तिनका हूँ। आमना ने कहा, मेरा भाई तिनका नहीं हो सकता। तुम एक बुलंद पहाड़ थे, अब इससे भी बुलंद पहाड़ बनते रहोगे। बहरहाल अभी बड़ी देर तक तुम्हारा फोन मसरूफ रहा। उस आबी और ताबानी ने मुझे बताया है कि ताबानी ने अमानत शेख के दोनों घुटने तोड़ दिए हैं। वो दोनों लड़कियां अब दूसरी खुफिया रिहाइशगाह में रहना चाहती थीं। मैंने अपनी एक प्राइवेट कोठी का पता बता दिया है। तुम वहां कल पहुंचोगे तो उनके तमाम हालात मालूम होंगे। हाशिम ने कहा, ताबानी ने तो कमाल कर दिया। हमसे गद्दारी करने वालों को दोनों पैरों से अपाहिज बना दिया है। मैं अपने नए मददगार दोस्तों से मुलाकात करने के बाद ताबानी के मुराद को जेल से जरूर निकालूंगा। आमना ने कहा, तुम उसकी मुराद पूरी कर दोगे तो वो तमाम उम्र तुम्हारे काम आती रहेगी। हाशिम ने कहा, बाजी, आप इतने वसी जराए और बे इंतहा कुव्वत रखती हैं। इसके बावजूद खुफिया हाथ और रॉ वालों के जेर असर रहकर उस मनहूस के लिए एक ऑपरेशन कर चुकी हैं। आखिर आप उनके दबाव में क्यों हैं? आमना ने कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उनके दबाव में हूँ। मैंने तुमसे भी कहा कि मेरी फिक्र न करो, पाकिस्तान जाओ। आलमी सतह के बड़े बड़े मुजरिम और सरफहरिस्त रहने वाले दौलतमंद भी यही कह रहे थे कि मुझे कालिया का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर और सर्जन की हैसियत से यही तो मेरा ईमान है कि मैं अपने ऑपरेशन बेड पर आने जाने वाले जानी दुश्मनों का भी इलाज करती हूँ। ये कभी नहीं सोचती कि वो नई जिंदगी पाकर फिर मेरे जान के दुश्मन बन जाएंगे। और तुम देख रहे हो कि कालिया जैसे दुश्मन बराए नाम हैं और दुनिया के बड़े बड़े खतरनाक मुजरिम मेरे अकीदतमंद हैं। जिस तरह मैंने एक मुश्किल ऑपरेशन के जरिए तुम्हारी जान बचाई थी, उसी तरह इन तमाम खतरनाक मुजरिमों के मुश्किल ऑपरेशन भी किए और उन्हें कानून की गिरफ्त से बचाती रही। हाशिम ने कहा, वाकई मैं देख रहा हूँ, आपके एक हुक्म पर मुझे दोबारा ज़ेरे ज़मीन माफिया की बादशाहत मिल रही है। मेरा ख्याल है आप फरमान के लिए भी कुछ कर रही होंगी। आमना ने कहा, बेशक, वो मेरा एक ही जांबाज बेटा है।
तुम देखते जाओ, शिल्पा को और रॉ वालों को उसकी गुमशुदगी बहुत महंगी पड़ने वाली है। उनका राब्ता खत्म हो गया। हाशिम सोचने लगा, हमजा और राजा नवाज की हुब्बुल वतनी और मुसलसल जिद्दोजहद से करप्ट सियासतदान बेनकाब होने वाले थे। फिर उनके साथ मैं यानी फरमान, मेरी वालिदा आमना खातून और अंकल हाशिम, पूरी टीम इस जिद्दोजहद में शामिल हो गई थी। और ये यकीन हो रहा था कि पाकिस्तान में सच्चे हुब्बुल वतन सियासतदानों को हुक्मरान बनाया जा सकेगा। लेकिन हालात बता रहे थे कि ऐसे वक्त दौलत, ताकत और वसी जराए काम आते हैं, और ये सब कुछ खुफिया हाथ के पास था तो डॉक्टर आमना और हाशिम के पास भी था। और ऐसे ही वक्त ये बात समझ में आती है कि दौलत, ताकत और वसी जराए के मुकाबले में सियासी चालबाजी सबसे ज्यादा अहम होती है। खुफिया हाथ ने ठीक इलेक्शन से पहले हमजा और राजा नवाज को गायब करा दिया था या हलाक करवा दिया था। उसने जो भी किया हो, सियासी चाल खूब चली थी। जब हमजा और राजा नवाज जैसे सिपाह सलार न हो तो पूरी फौज किस लाइन ऑफ एक्शन पर जंग लड़ती? अगर दौलत और बेशुमार असलहा इस्तेमाल करते और सियासतदान की करप्शन साबित न करते तो वो कानून के मुताबिक दहशतगर्द कहलाते। पाकिस्तान आर्मी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के खिलाफ अमल में आती और गलती से दहशतगर्द कहलाने वाले मुहिब्बे वतन अपने ही वतन की आर्मी से टकराना नहीं चाहते। जब हमजा, राजा, डॉक्टर आमना और हाशिम जैसे चंद अफराद जिहाद करते हों और किसी तरह भी अवामी तहरीक न हो और अवामी शऊर बेदार न हो तो किसी भी मुल्क और कौम का मुकद्दर नहीं बदलता। मैं किसी आलमे नामालूम में था, ऐसा गाफिल था कि खुद को भी भूल गया। दुनिया क्या होती है? क्या मैं किसी ऐसी दुनिया में था जहां लोग जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते? मुझ जैसा गफलत की नींद या बेहोशी की नींद में रहने वाला सब कुछ भुला चुका था। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे कान बहुत ही धीमी सी आवाज सुनने लगे। जहन समझा रहा था कि किसी गीत और संगीत की आवाज है। बेहोशी का तिलिस्म टूट रहा था। जहन ज्यादा से ज्यादा बेदार होता जा रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि किसी आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। मैंने आंखें खोल कर देखा, वो एक बड़ा सा बेडरूम था। वहाँ आरामो आसाइश और नुमाइश का कीमती सामान खूबसूरती से सजा कर रखा गया था। वो किसी बहुत ज्यादा दौलतमंद के बंगले का कमरा हो सकता था। मैं वहाँ कैसे पहुंचा, ये बातें याद करने लगा तो दिल पर एक घूंसा लगा। सबसे पहले पूजा याद आई, जिसे समंदर के साहिल पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। वहाँ रेत पर 3-4 बड़ी कश्तियां थीं। पहले 2-4 माही गिर नजर आए थे, बाद में पता चला कि वो मछलियां पकड़ने वाले मकामी बाशिंदे नहीं थे। उन कश्तियों के पीछे कई गनमैन छुपे हुए थे। उन्होंने मुझे और पूजा को चारों तरफ से घेर लिया। उनके लीडर ने तमाम मातहत गनमैनों से कहा, मैडम शिल्पा का हुक्म है कि फरमान को जानी नुकसान न पहुंचाया जाए। ये लड़की फजूल है, इसे खत्म कर दो। ये सुनकर मैंने उनसे मुकाबला किया। कितने ही दुश्मन मेरे मुकाबले में थक रहे थे और हाँप रहे थे। अगर शिल्पा मुझे जिंदा रखने का हुक्म न देती तो वो मुझे गोली मार देते। उन्होंने पूजा को मार डाला। मुझे काबू करने के लिए क्लैशनकोफ और राइफलों के दस्ते मारते मारते बेहोश कर दिया। मुझे ये तमाम बातें अच्छी तरह याद आ रही थीं। पूजा के लिए दिल दुख रहा था। आखिर वक्त तक उसने मुझसे लिपट कर गोलियां खाई थीं और मेरी आगोश में जान दी थी। एक मोहब्बत करने वाली के इन आखिरी लम्हात को शायद मैं भूल न सकूं। लफ्ज शायद इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिंदगी में पता नहीं कितने जहरीले लम्हात से गुजरना था। जिंदगी जहर आलूद हो जाए तो मैदान अमल में जहर पीने की आदत हो जाती है। फिर याद नहीं रहता कि कब कौन सा जहर पिया था। उस वक्त मैंने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि पूजा पर गोलियां चलाने वाले एक बार मेरे सामने आ जाएं और मैं उन कातिलों को पहचान लूं। उन्हें पहचानना इसलिए दुश्वार था कि उस वक्त क्लैशनकोफ और राइफलों के दस्तों से मुझ पर इतनी ज़रबें लगाई गई थीं कि मैं लहूलुहान हो गया था और बहता हुआ खून मेरी आंखों में भर गया था। मैं किसी को देखने के काबिल नहीं रहा था। दुख इसलिए भी भारी था कि आखिरी लम्हात में पूजा का चेहरा न देख पाया। मैं गुस्से से उठकर बैठ गया। मेरे सर पर, चेहरे पर और जिस्म के कई हिस्सों पर लगे हुए जख्मों से टीसें उठ रही थीं। ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफें थीं कि और कोई होता तो वो चकरा कर फिर तकिए पर गिरकर तकालीफ की शिद्दत से कराहने या चीखने लगता। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर एक लोहार था। लोहा गर्म करते वक्त शोलों से चिंगारियां उड़कर मेरे ऊपरी आधे नंगे बदन पर आकर लगती थीं तो ऐसी तकलीफ होती जैसे आग से बनी हुई सुइयां मुझे चुभोई जा रही हों। मैं बचपन में तकलीफ से कराहता और रोता था तो दादा जान मेरी पिटाई करते हुए कहते, चुप हो जा कमबख्त, ऐसी तकलीफें बर्दाश्त नहीं करेगा तो जिंदगी कैसे गुजारेगा। दादा जान मुझे प्यार करते थे लेकिन एक सख्त मिजाज रखने वाले जालिम की तरह मेरी परवरिश करते। उन्होंने मुझे जवान होने तक फौलाद बनाने में कोई कमी न रखी। मेरे अंदर जैसे तमाम हड्डियां निकाल कर उनकी जगह लोहे की सलाखें लगा दी।
बहुत शिद्दत से तकलीफ हो तो ऐसा लगता है जैसे जहां जहां जख्म है वहां वहां महज चुटकियां ली जा रही हैं। मेरे सामने जरा दूर एक दीवार पर 6 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा टीवी स्क्रीन था। पता नहीं वो कब से ऑन था। जब मुझे मुखातिब किया गया तो मैंने सर उठाकर देखा। सामने हुस्न शबाब की मलिका मगर मेरी जानी दुश्मन शिल्पा एक इजी चेयर पर बैठी हुई थी और कह रही थी, तुम्हें आराम से लेटना चाहिए, यूं बैठोगे या बिस्तर से उठोगे तो तुम्हारे जख्मों से फिर लहू बहने लगेगा। मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए से देखा, फिर कहा, कुत्ते की बच्ची, मेरी पूजा का लहू बहाकर मेरे लहू को बहने से रोकना चाहती है। अगर तू यहीं आसपास कहीं है तो अब यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। शिल्पा की आवाज आई, मुझे तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत का अंदाजा है। तुम्हें काबू करने वाले 10 आदमी बहुत जबरदस्त बॉडी बिल्डर और तजुर्बेकार फाइटर थे। वो तुम्हारे एक मुकाबले में थक हार गए। अगर अपनी राइफलों के दस्तों से हमला न करते तो तुम उन सबको मार गिराते। जिस कमरे में तुम्हें रखा गया है उसके डबल डोर्स हैं, अंदर से लकड़ी का और बाहर से लोहे का दरवाजा है। वो कुर्सी से खड़ी हुई फिर बोली, तुम्हें खाना, दवाएं और जरूरत की चीजें देने के लिए बेड के बाएं तरफ छोटी सी खिड़की है। उसमें भी लोहे के 2 पट हैं। बाहर से पहला पट खोलकर जरूरत की चीजें अंदर रखी जाएंगी। इस लोहे के पट को लॉक करके घंटी बजाई जाएगी, तब अंदर वाला लोहे का पट खुद ब खुद खुल जाएगा। तुम 1 मिनट के अंदर वो चीजें वहां से ले लोगे, क्योंकि 1 मिनट के बाद वो पट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मैं बिस्तर पर बैठा खिड़की और दरवाजों को देख रहा था। फिर स्क्रीन पर उसे देखा। वो चलते वक्त एक जरा सा लंगड़ा रही थी। इधर उधर जाने के दौरान में पता चल रहा था कि वो भी एक बहुत बड़े खूबसूरत बेडरूम में है। मैंने कहा, तुम लंगड़ा रही हो, मेरा दिया हुआ जख्म भर चुका होगा, लेकिन उस जख्म की यादगार ये लंगड़ाहट उम्र भर रहेगी और तुम अपने हुस्न शबाब पर गुरूर करने के लिए शाहाना अंदाज में सीना तान कर नहीं चल सकोगी। वो बोली, तुमने मेरे साथ जो किया वो किया, अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तुम देखते रहोगे। रोज आईना देखते रहो। 1 माह के अंदर तुम्हारे इस पहाड़ जैसे जिस्म को हड्डियों का ढांचा बना दिया जाएगा। उसके बाद तुम जिंदा रहोगे। सिर्फ तुम्हारे 2 पैर घुटनों की तरफ से काटकर तुम्हें अपाहिज बनाकर छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा, क्या ये भूल रही हो कि मेरी अम्मी तुम्हारे बाप का इलाज कर रही हैं? वो बोली, मैं एक एक बात की खबर रखती हूँ। तुम्हारी अम्मी ने मेरे डैडी का ऑपरेशन किया है। वो ऑपरेशन बड़ी हद तक कामयाब रहा। 1 माह के बाद दूसरा ऑपरेशन किया जाएगा। मैंने पूछा, क्या उन्हें मेरी गुमशुदगी का इल्म नहीं हुआ? वो बोली, बेशक हो चुका है। वो समझ रहे हैं कि रॉ वालों ने तुम्हें अगवा करके कहीं छुपा दिया है। इस तरह वो मेरे डैडी के कामयाब ऑपरेशन के लिए तुम्हारी माँ पर दबाव डाल रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हारे डैडी को रॉ वाले बहुत अहमियत देते हैं, फिर मेरी अम्मी पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? वो बोली, रॉ वालों के लिए कोई खतरा पैदा हो जाए तो वो खतरा पैदा करने वाले अपने अहम अफसर या अहम जासूस को गोली मार देते हैं। रॉ का डीजी और दूसरे अफसरान मेरे डैडी के लिए इतनी जहमतें न उठाते, उन्हें भी गोली मार देते। ये भूल जाते कि डैडी ने रॉ के लिए कितनी बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। लेकिन मैं रॉ के तमाम अफसरान को ब्लैकमेल कर रही हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे पास ऐसी क्या कुव्वत है कि तुम उन्हें ब्लैकमेल कर रही हो? वो बोली, मेरे डैडी बहुत चालाक हैं। उन्होंने रॉ के लिए बड़ी बड़ी अहम खिदमत अंजाम देते वक्त कई खुफिया मामलात की तस्वीर और दस्तावेजात अपने पास छुपा कर रखी थी। अगर ये तस्वीर और दस्तावेजात जाहिर हो जाएं तो दुनिया के कई बड़े ममालिक भारत के दुश्मन हो जाएंगे। भारत और इसराइल ने जो मुश्तरका खुफिया प्लानिंग की है उसके जरिए पाकिस्तान, तिब्बत और चीन को किस तरह रफ्ता रफ्ता कमजोर बनाकर अमेरिका बहादुर के लिए चीन तक पहुंचने का रास्ता साफ किया जाएगा, उसी तरह के कई राज मेरे डैडी ने मुझे छुपाने के लिए दिए थे। मैंने रॉ वालों को धमकियां दी हैं कि मेरे डैडी को मुकम्मल तौर पर दोनों पैरों से चलने फिरने के काबिल न बनाया गया तो उनके तमाम टॉप सीक्रेट्स दुनिया वालों के सामने ले आऊंगी। फिर जमहूरिया चीन की जवाबी कार्रवाई उन सब के लिए महंगी पड़ेगी। मैंने कहा, कालिया शैतान है और तुम शैतान की बेटी हो। अपने बाप को बचाने के लिए जबरदस्त जिद्दोजहद कर रही हो। रॉ वालों पर मेरे अगवा का इल्जाम लगाकर उन्हें और ज्यादा उलझा रही हो। एक तरह से ये कह सकते हो, लेकिन तुम्हारे अगवा का मकसद जाती इंतकाम है। तुमने मेरे डैडी को पैरों से अपाहिज बनाया और मेरे एक पैर में गोली मारकर मुझे तमाम उम्र लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, अच्छा तो तुम इंतकाम लेने के लिए मुझे यहाँ लाई हो। मैंने तो सारी दुनिया के सामने तुम्हारे बाप को अपाहिज और तुम्हें लंगड़ा बना दिया, मगर तुम छुप कर इंतकाम ले रही हो। वो बोली, तुम्हारे कमरे में खुफिया टीवी कैमरे हैं। तुम्हें जितने आराम से रखा गया है उतनी ही बेरहमी से तुम पर टॉर्चर किया जाएगा और रोज का ये प्रोग्राम वीडियो कैसेट में महफूज किया जाएगा। तुम्हारे दोनों पैर सबसे आखिर में काटे जाएंगे। इस वीडियो कैसेट की कई कॉपियां तुम्हारी माँ और गॉडफादर हाशिम वगैरह को भेज दी जाएंगी। मैंने कहा, मुझे टॉर्चर करने, मुझ पर तशद्दुद की इंतहा करने
करने के लिए जो लोग मेरे करीब आएंगे उनका अंजाम क्या होगा ये सोचा है। वो मुस्कुराकर बोली, शेर के जबड़े में हाथ डालने से पहले तदबीर सोच ली है। मैं उसे बातें कर रहा था और उसके बेडरूम की एक एक चीज को तवज्जो से देख रहा था। शिल्पा ने घड़ी देखकर कहा, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तुम्हारी दवाओं का वक्त हो गया है, लेकिन पहले खाना खाओगे फिर दवा इस्तेमाल करोगे। उसने इंटरकॉम के जरिए किसी से कहा, इसे खाना और दवाएं पहुंचा दो, मैं इसकी निगरानी कर रही हूँ। फिर उसने कहा, तुम बड़े जीदार हो, इस छोटी खिड़की के पास जाओगे तो खाना मिलेगा। मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। वो मुझे हैरानी से देख रही थी। मुझ जैसा बुरी तरह जख्मी होने वाला बिस्तर पर करवट भी न ले सकता था, जबकि मैं उठकर बैठ गया। फिर बिस्तर से उतरकर अपने पैरों पर चलता हुआ उस छोटी सी खिड़की तक पहुंच गया। वो बड़ी हैरानी से बोली, भगवान की कसम तुम अजूबा हो, मुझे आंखों से देखकर यकीन नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें जख्मों से जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है? मैंने कहा, जब तकलीफ होती है, दर्द होता है, जलन होती है तो मुझे एक अजीब सा मजा आता है, और जब तुम्हारे आदमी मुझे टॉर्चर करने आए तो देखना तुम्हें भी कितना मजा आएगा। शिल्पा ने मुझे नागवारी से देखा, फिर मेरी तरफ पुश्त करते हुए एक समत जाने लगी। खिड़की से घंटी की आवाज सुनाई दी। उसका खुदकार पट ऊपर की तरफ उठ गया। एक ट्रे में रोटी और सालन के साथ एक तश्तरी में एक कैप्सूल और 2 गोलियां थी। उसके साथ एक छोटी सी पर्ची पर लिखा था, तुम्हें दवाओं के जरिए आसाबी कमजोरियों में मुब्तला किया जाएगा, लेकिन मैंने दवाएं बदल दी हैं। इन्हें खाने के बाद चंद मिनट यूं जाहिर करना जैसे तुम कमजोरी महसूस कर रहे हो। ये पर्ची यहीं छोड़ दो वरना वो देख लेगी। ट्रे जल्दी हटाओ, 1 मिनट पूरा होने वाला है। मैंने पर्ची को वहीं छोड़कर ट्रे को अपनी तरफ किया तो उसी वक्त खुदकार पट नीचे आ गया। मैं वहां से चलता हुआ छोटी सी मेज पर ट्रे रखकर एक कुर्सी पर बैठकर खाने लगा। बड़ी सी स्क्रीन पर शिल्पा अपने बेडरूम में टहल रही थी और मुझे देखती जा रही थी। मैं खाते हुए सोच रहा था, खुदावंद करीम बेशक मुहाफिज और करीम है, अपनी कुदरत को वही जाने, पता नहीं मेरी मदद के लिए किसके दिल में रहम पैदा कर दिया है। मैंने खाने के बाद डकार ली, आराम से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। वो भी एक सोफे पर बैठकर मुसलसल देखने लगी। वो मुझे कैप्सूल और गोलियां निगलते हुए देखना चाहती थी और मैं उसे इंतजार करवा रहा था, उसे बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। वो 15 मिनट के बाद बोली, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करोगे तो जख्म जल्दी भर जाएंगे, वो कैप्सूल और गोलियां निगल लो। मैंने कहा, अभी तो खाना खाया है, फौरन ये दवा नहीं खानी चाहिए। वो बोली, क्या तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो? उसने कहा है खाने के फौरन बाद दवा खानी चाहिए। मैंने ग्लास में पानी भर लिया, फिर पानी के साथ कैप्सूल और 2 गोलियां निगल कर पूछा, तुम मेरी निगरानी क्यों कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि मेरे कमरे में तुम ना होते हुए भी मौजूद रहो। इस टीवी स्क्रीन को ऑफ कर दो। वो बोली, अभी 10 मिनट के बाद ऑफ कर दूंगी। मैं बिस्तर की तरफ जाने के लिए कुर्सी से उठा, फिर जरा सा डगमगा कर अपने सर को एक हाथ से पकड़ा। उसने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद ज्यादा खाने की वजह से नशा सा हो गया है। मैं संभल कर चलता हुआ बेड के सिरे पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, पता नहीं क्यों कमजोरी सी महसूस हो रही है। वो बोली, आखिर तुम इतने जख्म खा चुके हो, ये जख्म अब अपना असर दिखा रहे हैं, बेहतर है कि सो जाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता कराहता हुआ लेट गया, फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने बंद आंखें रख कर सुना। वो इंटरकॉम पर कह रही थी, तुम यही दवाएं देती रहा करो, इस पर असर कर रही हैं। मेरा ख्याल है ये जितनी भी कुव्वते इरादी रखता हो, 2-3 दिनों के बाद बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहेगा, फिर हमारे बॉडी बिल्डर इसके करीब जा सकेंगे। फिर मैंने बंद आंखों के बावजूद महसूस किया कि कमरे में रोशनी नहीं है। मैंने एक आंख को जरा सा खोल कर देखा, कमरे की लाइट्स बुझ गई थी, टीवी स्क्रीन भी तारीक हो गया। मैं सर घुमाकर स्क्रीन की तरफ देखना चाहता था, मगर अचानक दिमाग में बात आई कि कमरे में खुफिया टीवी कैमरे हैं जो नीम तारीकी और नीम रोशनी में तस्वीरें उतार सकते हैं। उस 4 दीवारी के बाहर दिन की रोशनी थी, इसलिए बंद कमरे के बावजूद पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। शिल्पा बाद में उस कैमरे से तैयार की हुई केसट देख कर मालूम कर सकती थी कि मैं कमजोर नहीं हुआ। उसे धोखा देने के लिए कमजोरी जाहिर कर रहा था। मैं खामोश पड़ा रहा, उसके मुतालिक सोचने लगा जिसने मुझे आसाबी कमजोरी की दवा से बचाया था। वो मेरा मददगार कौन हो सकता था, बल्कि हो सकती थी। अभी शिल्पा ने इंटरकॉम पर किसी से कहा था कि तुम यही दवाएं देती रहा करो, यानी शिल्पा जिस औरत को हुक्म दे रही थी उस औरत ने खाने और दवाओं के साथ वो पर्ची लिख कर रख दी थी। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। कौन है वो? अचानक कोई हमदर्द ऐसी जगह कैसे पहुंच गई जहां अब तक मैंने सिर्फ शिल्पा को देखा और सुना था। मुसल्ला गार्ड्स जरूर होंगे, लेकिन मैंने उन गार्ड्स के जूतों की आवाज भी न सुनी थी। बेहतर यही होता कि मैं चुपचाप उसी तरह पड़ा रहूं। मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत थी। मैं थोड़ी देर के बाद ही सो गया।
दूसरी तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस के अलावा रॉ के तमाम जासूस हमें तलाश कर रहे थे। उन्हें अब तक ये मालूम नहीं हुआ था कि ताबानी भारत से निकलकर दोबारा पाकिस्तान पहुंच गई थी। चंद पुलिस वालों को समंदर के साहिल के पास कश्तियों के दरमियान पूजा की लाश रेत पर मिली। हमारे पाकिस्तान से आने वाले गद्दार गाइड आजम ने पूजा की लाश को देखकर बताया, यही वो पूजा है जो फरमान को हिंदी जबान सिखाती थी। ताबानी और फरमान जरूर यहाँ से फरार हुए हैं, लेकिन लंदन से डॉक्टर आमना ने कहा, मेरा बेटा पाकिस्तान नहीं आया, भारत में उसे गिरफ्तार करके कहीं छुपाया गया है। ऐसा रॉ वाले ही कर सकते हैं। रॉ वाले कस्में खा रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि अब तक मेरी सूरत भी नहीं देखी है। वो खुद मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने तमाम अखबारात के जरिए ऐलान किया था कि मैं दुश्मनों के खौफ से कहीं छुपा हुआ हूं तो खुद को पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के हवाले कर दूं। वो मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे, फौरन लंदन में डॉक्टर आमना के पास पहुंचा देंगे। मेरी अम्मी ने कहा, फरमान को लंदन न लाया जाए, उसे तलाश करके जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचाया जाए। शिल्पा के सिवा सभी परेशान थे कि मैं कहां गुम हो गया हूं। शिल्पा ने रॉ वालों से कहा, तुम सब कोई चाल चल रहे हो, फरमान को कहीं कैद करके उसकी मां को जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर रहे हो ताकि मेरे बाप का दूसरा ऑपरेशन कामयाब ना हो सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।